हमारे आदर्श माननीय मयूख सिंह महर जी को इस मंच में दो शब्द बोलते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं खेद व्यक्त करना चाहूँगा कि हमने युवाओं के खेल में व्यवधान उत्पन्न किया। खेल प्रेमियों के खेल देखने के में हमने व्यवधान उत्पन्न किया, जिसके लिए हमें खेद है। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, आज जो वक्त इस दौर का गुजर रहा है उसमें हमारी बातें भी सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हम रहे हैं और आप लोगों के लिए ही हमें काम करने का दायित्व दिया जा रहा है। तो अगर 1 घंटा आपका व्यवधान आया है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ, पर और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आप बड़े संख्या में हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मेरा पहली बात है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जब मैं शायद जिला पंचायत अध्यक्ष था, विधायक था, तो मुझसे खेल के लिए फील्ड मांगा गया राहुल गाँव में। मैंने स्वीकृति दी, पैसा दिया और फील्ड कटा। जितना भी कटा, छोटा कटा बड़ा कटा, इसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। पर उसके बाद दूसरा पक्ष आया, आप लोग उनके पास गए, उनने भी स्वीकृति दी, उनने भी फील्ड काटा, छोटा काटा बड़ा काटा, मैं इसमें जाना चाहता हूँ। पर एक गांव में 2-2 फील्ड बने, ये एक राजनीति है। पर मैं चाहता हूँ इस राजनीति, गांव की राजनीति पर इन युवाओं का क्या कसूर था? अगर मेरे बनाए गए फील्ड के पैसे को और हमारे दूसरे पक्ष के बनाए हुए फील्ड को एक जगह बनाया जाता, ज़मीन की कोई कमी नहीं थी, दोनों को तालमेल करके एक फील्ड बनाया जाता, तो मेरा कहना है कि देश से बड़ा फील्ड यहाँ पर बनता। पर यही हमारी गाँव की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम अपने छोटे राग द्वेष मतभेद को मैदान पे ले आते हैं। उन बेचारे युवाओं का क्या कसूर है, जिनको आगे खेलना, आगे बढ़ना है। खेल से भी इनका जीवन सुधर सकता है, इनका कैरियर बन सकता है। पर मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, ऐसी राजनीति को दूर करें, क्योंकि युवाओं को इसमें जागरूकता से आगे बढ़ना होगा। पूरा भविष्य, पूरा जीवन उनका अभी सामने है। तो आप अपने गांव को सजाइए, संवारिए और इन मतभेदों को दूर करके एक होकर गांव के विकास में आगे बढ़िए। ये मेरा पहला आह्वान आपसे है। जैसा कि हम अभी कह रहे थे कि हमारी बात सुनना भी आपको ज़रूरी है। चुनाव का दौर चल रहा है, 20 दिन बाद आप एक बहुत बड़ा निर्णय लेंगे। ये ऐसा पर्व है जो राजनीति का सबसे महाकुंभ कहलाया जा सकता है। और इस महाकुंभ में किसको बैतरणी पार कराना है, किसको वार रखना है, यह आपके हाथ में है। जो आपका वोट है, सिर्फ वोट मात्र नहीं है, वो एक 5 साल भविष्य की जो ताला, भविष्य का ताला है, उसकी चाबी है। आपने 2012 से 2017 तक मेरे क्रियाकलाप देखे। 2017 से 2022 तक आपने हमारे विपक्षी वालों की क्रियाकलाप देखे। और आप पढ़े लिखे, जागरूक और एक होनहार इंसान हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इन 5 साल मेरे और 5 साल प्रतिपक्षी के, इन दोनों में तुलना करिए। आप शुरू, ये मैं पूरे पिथौरागढ़ में घूमिए नहीं कहता हूँ, आप शुरू करिए एचोली से, ख़त्म करिए चमाली डुंगरी में। अगर इन 5 सालों, जो मेरे 5 साल थे, उसको अगर आपको हर किलोमीटर में मेरे द्वारा किए हुए काम नहीं दिखाई देते हैं, हर किलोमीटर में कह रहा हूँ मैं, छोटे हों बड़े हों चाहे कुछ हों, तो मैं कहूँगा कि शायद मैं अपने दायित्व निभाने में असमर्थ था। और मैं पूछना चाहता हूँ, 5 साल में अगर ऐसा कोई जन उपयोगी काम इस इलाके के लिए हुआ हो, ऐसा संस्थान खोला हो, ऐसी शिक्षण संस्था खोली गई हो, या कोई ऐसी बड़ी योजना लाई गई हो जिससे इलाके के किसी भी भाग को लाभान्वित किया गया हो, तो मैं बेझिझक हो गया, आप उनको वोट दीजिए। और मैं चाहूँगा कि मेरे युवा प्रश्न करें। भाई ने बहुत अच्छी बात करी, हमारे पास फील्ड नहीं है, हमने उसका जवाब दिया। आप भी प्रश्न करिए मुझसे, क्योंकि मैं आपका जनप्रतिनिधि हूँ। मैं कुछ नहीं था, आपके बोर्ड से मैं विधायक बना था। अगर आपका बोर्ड मुझे नहीं मिला होता, मैं विधायक बनकर देहरादून नहीं जा पाता और आपकी लड़ाई नहीं लड़ पाता। आपने मुझ पर विश्वास किया, अपना बोर्ड दिया, और मैंने उस विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास किया। और 5 साल मैंने इस पिथौरागढ़ को विकास की दौड़ में सबसे आगे ले गया। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हर जगह मेरे काम बोल रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप युवाओं से कहना चाहता हूँ, मैं सयानों से कहना नहीं चाहता हूँ, आप अपने जनप्रतिनिधि से प्रश्न करना सीखिए
क्योंकि आपके बनाई हुए आपके दिए हुए बोर्ड पे उसका महल खड़ा होता है। वो बोर्ड आप इसलिए नहीं देते हो कि वो एयर कंडीशन गाड़ी में पिथौरागढ़ से चले, देहरादून के एयर कंडीशन बंगले में रहे और आप पे हुकूमत करे, हेलीकॉप्टर से आए हेलीकॉप्टर से जाए, आप पे हुकूमत करे। आप वोट इसलिए देते हो कि इस प्रजातंत्र में हर अपनी सदन तक जाकर आपकी अपनी बात नहीं कह सकता है। तो सामूहिक रूप से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है जो अपने पूरे क्षेत्र की बात को उस सदन तक पहुंचाता है जहां पर उनका निराकरण होता है, जहां पर विकास की नींव रखी जाती है। तो जब तक आप प्रश्न नहीं करोगे, जब तक पूछोगे नहीं, तो जनप्रतिनिधि तो निरंकुश होकर घूमेगा। वो 5 इलेक्शन के पूर्व संध्या तक तो आपसे कहेगा आप मेरा ख्याल रखे, मैं कर लो, इस कर लो, उस कर लो कहेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो फिर वो सोचता है कि उनके बाबा दादा की उम्र का आदमी उसे हाथ जोड़े, आदमी उसको हाथ जोड़े, उसके जय जयकार करें, जय जयकारे लगाएं। जो कल तक एक याचक बनकर आपके दरवाजे में आ रहा था, एक भीख मांगने वाला बनकर आपके दरवाजे में आ रहा था, अचानक रिजल्ट आने के बाद वो आपका शासक बन जाता है, आप पे राज करना चाहता है। वो सोचता है कि मैं राज करने के लिए पैदा हुआ हूँ, और इस घमंड में, इस मद में वो कोई काम नहीं कर सकता है। देखते देखते 5 साल निकल जाते हैं। उसका घमंड तब शुरू होता है जब उसे जनता आईना दिखाती है अगले इलेक्शन में। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज़ जनता की कमजोरी है। आप प्रश्न करिए, उनसे पूछिए कि आपको 1 साल का 5 करोड़ रुपया मिलता था, आपने कहाँ खर्च करा? चाहे राहुलगांव में नहीं करा, आप चमाली में खर्च करा हिसाब दें, आप जजराली में खर्च करा हिसाब दें, आप गुरना में खरा हिसाब दें, हिसाब तो दें। वो पैसा उनके पिताजी की तिजोरी से नहीं आया है, वो आपके टैक्स का पैसा है जो उसको विकास करने के लिए दिया गया है। आप पूछने की हिम्मत तो जुटाइए कि आखिर गया तो गया कहाँ। उनसे पूछिए विधानसभा में मेरे क्षेत्र के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए हैं। आज बात उठी है जाके ITI की, तो आज जब वो आते हैं तो उनसे पीछे पूछे कि जाके ITI में ताला क्यों है। आज हमारे बच्चे 200 रुपये रोज का खर्च करके सिलपाटा क्यों जा रहे हैं। ये प्रश्न करना सीखिए आप, उसका जवाब आप मुझसे पूछिए, उनसे पूछिए, क्योंकि मैं आपके वोट मांगने के लिए आपके पास आया हूँ, तो आपका प्रश्न करने का जवाबदेही भी मेरी है। तो ये प्रश्न उनसे भी करिए, हमसे भी करिए, और जाके उस ITI का हिसाब मांगिए। मेरे को किसी पागल कुत्ते ने नहीं काट रखा था। पिथौरागढ़ में विधानसभा में एक सिलपाटा में ITI थी, बहुत पुरानी ITI थी, पर मैं उसके बाद भी 4 ITI स्वीकृत करी अपने मुख्यमंत्री से लड़के। मैंने जाख में ITI खुलवाई, मैंने गुरना में ITI खुलवाई, मैंने बड़ाबे में ITI खुलवाई, मैंने गौड़ियाहाट में ITI खुलवाई। मेरी सोच थी मेरे बच्चे, मेरे गरीब लोग, जो माँ बाप जो दूध बेचकर, घास बेचकर, लकड़ी बेचकर, खून पसीने कमाई कर कर अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो उसके बच्चे को उसके क्षेत्र में ITI की सुविधा मिले। आपने कहीं नहीं सुना किसी विधानसभा में 4 ITI एक साथ खुल सकती हैं करके। हमने चाहा कि जाख और चमाली से जाख और इधर पुरान या इस क्षेत्र के सारे बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें। हमने सोचा कि सेल सल्ला ऊपरतोला घाट के बच्चे गुरना में ITI की शिक्षा लें। हमने सोचा धारी, कार्बन, बड़ाबे, पत्थरखनी के बच्चे बड़ाबे में ITI की शिक्षा लें। हमने उड्डा के क्षेत्र के बच्चों के लिए गौड़ियाहाट में ITI खोला, क्योंकि हम जानते थे, हम उन आदमियों से उठते बैठते थे, हम जानते थे कि कमर तोड़ महंगाई में कोई भी अभिभावक अपने ज़्यादा बच्चे पर पैसा तो खर्च करता है, अपने सामर्थ्य से बाहर पैसा खर्च करता है, पर वो आज असहाय हो चुका है इस महंगाई से। वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए असमर्थ है। और हमने सारी ITI खुलवाई, उनको चालू करवाई, बिल्डिंग बनवाई, क्लास चलवाई, पर आपने क्या किया, उन सबको उठाकर सिलपाटा में संबद्ध कर दिया गया। आज बड़ा बे का बच्चा भी 200 रुपये का टिकट करके 100 रुपये आना, 100 रुपये जाना काट के सिलपाटा आ रहा है। आपका बच्चा भी पैसा खर्च करके वहाँ जा रहा है, गौड़ियाहाट का बच्चा भी वहाँ पर आ रहा है। तो किसी नेता का ये फर्ज है कि उसके जनता ITI होते हुए भी इतने ज़्यादा कष्ट को सहे। ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए। हमने पॉलिटेक्निक खोले, हमने बांस में पॉलिटेक्निक खोली, नाकोट में पॉलिटेक्निक खोली, एक पश्चिम में, एक पूरब में। मेरी सोच थी कि उधर के बच्चों को वहाँ सुविधा मिले, इधर के बच्चों को यहाँ सुविधा मिले। आज बांस पॉलिटेक्निक बंद करने के शासनादेश जारी हो गए हैं। क्या हमने इनको सिर्फ बंद करने के लिए चुना है? ITI ये बंद कर देंगे, पॉलिटेक्निक ये बंद कर देंगे, तो मेरे बच्चे जाएंगे कहाँ, कहाँ पढ़ेंगे? वो फिर क्या लोहाघाट या नैनीताल जाएंगे? ऐसी सोच इन लोगों की है। पहले हमसे पहले सर आप जानते होंगे नैनीताल में पॉलिटेक्निक था, उसके बाद लोहाघाट बना था। तो उस कमी को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे पॉलिटेक्निक खोली। आज वो पॉलिटेक्निक बंद हो गई। उससे आगे जाते हैं, नर्सिंग
कॉलेज की बात करते हैं, आज इस गांव की भी, उस गांव की भी, इस जागपुरान में 10 बच्चियां नर्सिंग कर रही हैं। पिथौरागढ़ में जब 2012 से 2017 तक मैं था तो मैंने एक नर्सिंग स्कूल की स्वीकृति करवाई, और आप देख रहे हैं देव सिंह फील्ड के नीचे एक बहुत भव्य बिल्डिंग बनी है, पूरा कैंपस बना हुआ है जिसमें नर्सिंग कॉलेज भी है, नर्सिंग स्टाफ के लिए भी है, और नर्सिंग गर्ल्स हॉस्टल भी है। 2017 में हम उसको पूरा करके छोड़ के गए, और आज 2017 से 2022 हो गया है, उस नर्सिंग स्कूल का ताला नहीं खुला है। और हमारी बच्चियां पाल नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रही हैं, राममूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में बरेली में पढ़ रही हैं। उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। ये इसका जवाब उनसे मांगिए कि भाई जब पूरा नर्सिंग कॉलेज बनकर तैयार था, सारा एस्टेब्लिशमेंट तैयार था, तो हमारी बच्चियां आज बरेली, हल्द्वानी या लखनऊ, देहरादून पढ़ने को बाध्य होने, क्या मतलब है? हम इतने रईस तो हमारे घर बार हमारे गांव वाले नहीं हैं, हमारे ऐसा परिवेश तो नहीं है कि अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकें। तो आज उन बच्चों के लिए कौन जवाबदेह है, कौन जिम्मेदार है, ये आपको पूछना पड़ेगा उनसे। आज हमारे स्वास्थ्य की बात करते हैं, आज महिला अस्पताल के क्या हाल हैं सब जानते हैं, क्योंकि सब जगह प्रसव होते हैं, सब जगह महिलाएं हैं, तो आप उनको लाते ले जाते होंगे। अगर आपने पढ़ा याद होगी तो आज से कुछ दिनों पूर्व पिथौरागढ़ महिला अस्पताल की प्रसव सेवाएं बंद कर दी, अखबार में बड़े हड़े में आया था। अगर नहीं आया होगा तो हम जल्दी उसको छाप कर फिर आप तक पहुँचाएंगे। और जो टेस्ट होते थे, फ्री टेस्ट होते थे, वो भी आया था, वो भी बंद कर दी गई है। क्या इस पिथौरागढ़ में हमने महिला जनप्रतिनिधि इसलिए चुनी थी कि वो सारी महिलाओं की सुविधाओं को बंद कर दे? वो तो महिला थी, एक माँ थी, एक शिक्षिका थी और एक गृहिणी थी। उसको तो महिलाओं के दुख ज़्यादा से ज़्यादा मालूम होने चाहिए, उसको हर चीज़ अंदर की पता होनी चाहिए कि महिलाओं को कितने कितने कष्ट होते हैं, जो चीज़ वो अपने मुँह से नहीं कह पाती हैं। आज अस्पताल में न महिला डॉक्टर हैं, न प्रसव की सुविधा है, न टेस्ट की सुविधा है, और आज हमारी महिलाएं ठगी हुई खड़ी हैं। और उनका अंजाम जानते हो? आज से थोड़ी अपनी याददाश्त को पीछे ले जाओ, 3 या 4 महीने पहले नैनी सैनी की कविता बिष्ट पिथौरागढ़ में उसका ऑपरेशन हुआ, इलाज न होने के कारण उसको घाट में उसने दम तोड़ दिया, याद आ रहा होगा। एक रेखा सोनपट्टी की, उसने घाट गुरना पहुँचते पहुँचते दम तोड़ दिया है। आज क्या हमने महिला जनप्रतिनिधि, मैं एक पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इस पिथौरागढ़ में 2 महिला विधायक हैं, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष महिला है, और 8 ब्लॉकों में 7 महिला ब्लॉक प्रमुख हैं। आज पूरे का पूरा जिला महिलाओं के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। और आज हमारी महिलाओं की ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है, मैं उनसे आपसे कह रहा हूँ, ये प्रश्न आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए। 2 दिन पहले का अखबार उठाओ, पिथौरागढ़ महिला अस्पताल में एक माँ रात को उठकर मोमबत्ती की लौ में अपने बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही है। क्या शर्म नहीं आई उस विधायक को? उसके बच्चे नहीं हैं, उसने मोमबत्ती में अपने बच्चों को दूध गर्म करके पिलाया। क्या उस खबर को पढ़ के उसके मन में जरा भी दर्द नहीं उपजा? पूछो ना उससे, कब पूछोगे? तुम्हारी चुप्पी उनके हौसले बढ़ाती है, उनको और बुलंद मजबूत करती है कि ये तो हमारे दर्द खरीद गुलाम हैं, ये गुलाम रहेंगे, इन पे शासन करने के लिए हम पैदा हुए हैं, इनको रौंदने के लिए हम पैदा हुए हैं, ये भावना उनके अंदर जागती है। अगर 4 लड़के इस बात को पूछें जो भरी सभा में उनसे, तो उनका जवाब क्या होगा? ये सोचो आप। हमारी बेटी, हमारी बच्ची, हमारी माँ, हमारी बहन कड़कती जाड़े की रात में मोमबत्ती की लौ में दूध गर्म कर रही है, और वो दूध कितना, कम से कम 2 घंटे लगे होंगे इस छोटी सी शीशी को गर्म करने में, इतनी ठंड है। पर उसके लिए सोचने वाला कोई नहीं है, उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम नेताओं की वाही में मशगूल हो गए हैं, नेताओं की जय जयकारे में मशगूल हो गए हैं। आज हमारे नेता, हमारे देवता पीछे हो गए, हमारे नेता हमारे आराध्य हो गए। अब मैं आपसे कहता हूँ, आप फाइटर बनो। आप किसी के दिया हुआ तो नहीं खा रहे हो ना, आप किसी के दिया हुआ तो नहीं पहन रहे हो, आप कोई तो आपको स्कूल की फीस या आपको जेब खर्चा नहीं दे रहा है, फिर डर काहे का? लड़ते क्यों? जो बना है वो तो आपके वोट से बना है, आपकी दी हुई भीख में वो नेता बना हुआ है, वो आपका नौकर है, वो काम कर रहा है तो आप पे एहसान नहीं कर रहा है। वो उसकी जिम्मेदारी थी जो आपने 5 साल के लिए उसको दी थी, और 5 साल बाद काम न करने उसको उतार कर, कुर्सी उतार कर फेंकने की ताकत भी आपके पास है। अगर बनाने की ताकत आपके पास है तो उतारने की ताकत भी आपके पास है, और उसका उपयोग करना सीखिए। आज हमारे ये बच्चे सब खेल रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये युवा जब खेलते हैं कि खेल भी एक शिक्षा है, एक विधा है, एक हुनर है।
क्या पता कल के दिन में कौन चमक जाए। आप तो जाग पुरान के रावल गांव में इस मैदान क्षेत्र में रहने वाले हो, आपका भाग्य तो बहुत अच्छा है। घाट के उन्मुक्त चंद को नाम सुना होगा, उन्मुक्त चंद आज जो इंडिया की क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुआ, जिसने अंडर 19 की टीम का कैप्टन बनकर वर्ल्ड कप जिताया। तो जब घाट का लड़का, उसकी किस्मत उसको यहाँ तक ले जाती है, तुम्हारी भी तो किसी की किस्मत चमकेगी। पर शर्त यह है कि खेल को एक लक्ष्य के रूप में लो, आप महज खेल या टाइम पास के रूप में मत लो। आप यहाँ पे बहुत बढ़िया फुटबॉल वॉलीबॉल टूर्नामेंट होता है, मैं 2-3 दफ़े यहाँ पे मुख्य अतिथि बनकर आया हूँ। कैप्टन साहब बहुत बढ़िया यहाँ पर आयोजन करते हैं और अच्छा सा गेम होता है। अरे वॉलीबॉल में आपका कैरियर है, आपका क्रिकेट में कैरियर है, पर जिस चीज़ को करते हो उसको अपने भविष्य का लक्ष्य बनाकर करो। कब किस्मत किसका दरवाज़ा खोल दे किसी से छुपाओ नहीं है। तो मैं आपको यही आह्वान करूंगा, जिस काम को भी करते हैं उसे तन मन धन से करिए। और मैं आप युवाओं से कहना चाहता हूं, आज मैं आपसे ही फोकस करके बात करूंगा कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। और बेरोजगारी के लिए कि हमारा माइंड सेटअप ऐसा हो गया है कि हमने फौज में भर्ती होना है, हमने फौज में भर्ती होना है। अरे भाई, देश काल परिस्थिति को देखो, हालात बदल गए। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो हमको जो कोटा मिलता था 100 नौकरी का मिलता था। मानो सपोज कि हमको पूरे उत्तर प्रदेश में जब हम संयुक्त रूप से 100 नौकरी का मिलता था, 100 सैनिकों की भर्ती का मिलता था। जब हम अलग हुए तो उत्तर प्रदेश से कोटा कट के आया, 1 सैनिक का रह गया वो। यानी कि 100 सैनिकों की भर्ती आएगी तो 99 उत्तर प्रदेश के भर्ती होंगे, 1 उत्तराखंड का भर्ती होगा। क्योंकि जनसंख्या अनुपात तो यही कहता है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। उस समय क्या होता था कि मैदानी क्षेत्र वाले नौकरी में कम रुचि रखते थे, फौज में जाने में कम रुचि रखते थे। खेती बाड़ी काम धंधे उनके बहुत थे। हमारा युवा नौकरी करता था, खूब नौकरियां मिलती थी। पर आज भी हम सोचते हैं कि नौकरियां आए, पर कैसी सरकार आ गई, कैसे लोग आ गए हैं। 1.5 साल से फौज की फिजिकल हो चुका है, रिटर्न टेस्ट नहीं हो रहा है। गलत कह रहा हूँ? सही बात है। 1.5 साल, जो बच्चा 1.5 साल पहले भर्ती हुआ होगा, आधे से ज़्यादा ओवर एज होकर निकल गए होंगे, और जो बचे खुचे भी हैं वो भी साफ हो जाएंगे। ऐसा खिलवाड़ आपके भविष्य से किया जा रहा है। अरे कोविड आया है, हम मानते हैं आया है, पर फौज के पास तो इतनी सारी सुविधाएं हैं कि सारे कोविड को सिस्टम को अपने सिस्टम में लाकर उसके अपने तरीके से उनको रिटर्न एग्जाम करा सकते थे, उनका इंटरव्यू ले सकते थे। पर नहीं, क्योंकि वो भर्ती कराना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज हिंदुस्तान की फौज में कटौती की जा रही है। 2 लाख सिपाहियों की कटौती हो चुकी है। पता है आप लोगों को? नहीं है, पता नहीं, मैं जानता हूँ। पर नेट पर मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये नेट में देखिएगा। मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, बट जिम्मेदारी से अपनी बात कहता हूँ। आपके जेब में नेट है और मोबाइल है और नेट में से जाएगा। आज फौज में 2 लाख करीब 2 लाख लोगों की कटौती हो चुकी है। हमारा जो युवा जो 17-18 साल में भर्ती हो जाता था, 35 साल में घर आ जाता था, उसके रिपीटेशन के लिए DSC होती थी, ETF हुआ करती थी। आज DSC और ETF की भी भर्तियां बंद कर दी गई हैं। नौकरी आएंगी तो आएंगी कहाँ? तो नौकरी आएंगी, जरूर आएंगी, रोजगार मिलेगा, हमारा सोचना है। उसके लिए क्या होगा? आपको हुनरमंद बनना पड़ेगा। आपके हाथों को हुनर चाहिए, और उस हुनर को पैदा करने के लिए हमने ITI खोल दे, पॉलिटेक्निक खोल दे, नर्सिंग स्कूल खोले थे, हमने स्पोर्ट्स कॉलेज खोला था और स्टेडियम का विस्तारीकरण किया था। खेल एक हुनर है। जिस खिलाड़ी के पाँव में हुनर है, जो फुटबॉल खेलता है तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आज पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज की फुटबॉल टीम 2 या 3 दफ़े उत्तराखंड की चैंपियन रह चुकी है। आज हमारे बच्चे संतोष ट्रॉफी और दूसरा मेरे को याद नहीं आ रहा है, संतोष ट्रॉफी, और उसमें बखूबी खेल रहे हैं। हमारे पिथौरागढ़ के बच्चे दिल्ली और बॉम्बे के क्लबों में खेल रहे हैं। तो ये हुनर था। आप ही जैसा बच्चा अपने हुनर के बूते पे आज वहाँ पहुँचा है और लाखों रुपए कमा रहा है। ये एक हुनर है। आज हम आपके हाथ को हुनर देना चाहते थे, हमने ITI खोली। अगर आपके हाथ में वेल्डिंग का हुनर होता, इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, मोटर मैकेनिक का 10वीं थे, तो आपके लिए काम की पैसे क्या कमी थी? आज आप घर बनाते हो, एक इलेक्ट्रीशियन को ज़रूरत पड़ती है, बाजार जाते हो, वहाँ से इलेक्ट्रीशियन को लाते हो, थोड़ा 2-4 टाँके छोड़े, 1 होल्डर लगाया, वो 1000-1200 रुपये लेके चलता बनता है। अगर हमारे गांव का बच्चा इलेक्ट्रीशियन की शिक्षा लिया होता तो पैसा तो उसके पास आता।
जो पैसा हमारे गांव को हमारे गांव में रहना चाहिए, हमारे घर का हमारे घर में रहना चाहिए, वो पैसा यहाँ से आज बरेली चले जा रहा है, बदायूं चले जा रहा है, लखनऊ पीलीभीत चला जा रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग आके काम कर रहे हैं। हमें मजबूरी हमारी करनी। आप लगाओ एक मोटर मैकेनिक, आप सबके पास मोटरसाइकिल, सब मोटरसाइकिल चलाते हो। अगर आपके गांव का कोई लड़का मोटर मैकेनिक हो जाए या मोटरसाइकिल मैकेनिक हो जाता है, तो आपको पिथौरागढ़ जाके क्या है वो बुलेट चला बनाता है जो नहीं किधर चलेगा, हर पाल के वहाँ नहीं जाना पड़ता है। यहाँ से वहाँ तक जाते हो, हर पाल दिन भर तुमको धूप में सुखाता है, शाम को 3-4 हज़ार रुपये का बिल पकड़ के पकड़ा देता है। वो पैसा हमारे घर में आता है ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। तो हम ये चाहते थे कि हमारे बच्चे के हाथ में हुनर आए, वो सीखे। काम की कहीं पे कोई कमी नहीं है। आज हमारा समाज संपन्न हो चुका है। हम आज सब चीज़ में संपन्न है। हम घर बना रहे हैं, हम वो अपने बगीचे बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। तो हमारे बच्चों के हाथ में हुनर कहाँ है? आप यहीं पे देखिए, नर्सिंग की बात मैं कर रहा हूँ। आज जो बच्चे बाहर जाके भी कोर्स कर रहे हैं, उनको तुरंत उन्हीं जगहों में जॉब मिल जा रहा है। अगर पिथौरागढ़ की बच्ची पिथौरागढ़ में नर्सिंग करती तो शायद यहाँ के क्लिनिकों में भी उसे नौकरी मिलती। हमने आज मेडिकल कॉलेज की यहाँ पे स्थापना करवाने के प्राविधान किया था, वहाँ उसको नौकरी मिलती। देश हॉस्पिटल में उसको नौकरी मिलती। पर हमारे बच्चियों को तो घाट पार धक्का देके फेंक दिया गया है। वो करेंगी तो करेंगी क्या? जिस बच्चे के घर में इतने रोजगार हैं, बेस हॉस्पिटल उसके सामने, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने, मेडिकल कॉलेज के घर में खुलने के लिए तैयार है, उसको आज दर दर भटकना पड़ रहा है। क्यों? किसके कारण? ये सोचो। ये बहुत बड़ी बात है। आप युवा हो, आप पढ़े लिखे हो, आप नहीं सोचोगे तो उनसे उम्मीद मत करो। जो हम जैसे हमारी पीढ़ी के लोग हैं, उनसे उम्मीद मत करो कि वो सोचेंगे, क्योंकि ये ना सोच उस पीढ़ी में थी, ना उनके सोचने की जरूरत है। उनको तो जाना है, वो नहीं सोचेंगे। अब जिसको आना है, जिन्हें जीना है, उसको सोचना पड़ेगा। तो खेल में आपका भविष्य है, आपका एग्रीकल्चर में आपका भविष्य है। मैं कहता हूं, मैं जब भी भाषण दे रहा हूं तो मैं कहता हूं हम व्यवस्था करेंगे आपको अपने पांव में खड़े होने की। मैं नौकरी का आश्वासन किसी को नहीं दे रहा हूं। मैं साफ साफ बात करने वाला आदमी हूं। हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हमें ऐसे मौके उपलब्ध कराएंगे कि जिसमें हमारे युवा काम करें और अपने पांव में खड़े हो सकें। आप एक CDO ऑफिस में जाके एक आंकड़ा पता करिए। इस पिथौरागढ़ में एक दिन में कम से कम 2 ट्रक अंडे और मछली खपते हैं, 10 ट्रक से ज़्यादा मुर्गे खपते हैं, और कम से कम 10 ट्रक सब्जियां आती हैं। आती कहाँ से हैं? वो जहरीली सब्जियां, जहरीले मुर्गे सब मैदान से तो आते हैं ना। पर आज हमारे युवाओं ने बहुत अच्छी टक्कर दे रखी है उनको। आपके राहुल गाँव उसका उदाहरण है। आने वाले टाइम में रोहित हमारा बच्चा है, इसका गाँव उसका उदाहरण है। कर रहे हैं, जो कर रहा है उसे मज़ा आ रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। जो आदमी नहीं कर रहा है तो वो कहता है यार देख ठोकदार साल मुर्गी पालन मरी उसको। ये भी तो भावना है। हंसते हैं, वो हंसने वाले को हंसने दो। कर्म ही सबसे प्रधान है। कर्म से ही जीवन बनता है। उसमें अपार संभावना है। पोल्ट्री में है, फिशरी में है, डेयरी में है, एग्रीकल्चर में है। हजारों, इतना बड़ा मार्केट बन गया। आज पिथौरागढ़ भले कागजों में 1.5-2 लाख का शहर हो, पूरे 4 या 5 लाख व्यक्तियों का शहर है। अड्डा से लेके आपके जाग पुरान तक वो शहर फैला हुआ है। शास्त्री से लेके गुरना तक वो शहर फैला हुआ है। और इतना बड़ी मार्केट आपके पास है। अगर आप अपने उत्पाद वहाँ पे ले जाओगे तो आपको कहाँ नौकरी करने की ज़रूरत है? आप तो मालिक बनोगे। जिसमें आपकी मर्जी आएगी काम करोगे, जिसमें आपकी मर्जी आएगी उसमें छुट्टी करोगे। ना बॉस की डांट की झंझट, ना टाइम से 10 बजे और 5 बजे ऑफिस जाने की झंझट। तो इन चीज़ों को आपको सीखना होगा। ये अवसर हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। हम कहने को आए हैं, हम कहने को आए हैं कि हम बच्चों के लिए काम करेंगे। हम उस महिला के लिए काम करेंगे जो यहाँ से घाट पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देती है। हम उस बिटिया के लिए काम करेंगे जो पिथौरागढ़ में नर्सिंग होते हुए भी आज बरेली और हल्द्वानी नर्सिंग कॉलेज में काम करने के लिए बाध्य हो रही है। तो बहुत लंबी बात होगी, आपका मैच भी पूरा करना होगा। पर मैं बहुत बात कह चुका हूँ। पर आखिर में एक आह्वान आपसे कर रहा हूँ। मेरे को आप लोग बहुत इस तरह जानते हैं। मैं इस गाँव का सदस्य हूँ और मेरी राजनीति की शुरुआत करने वाला भी इसी गांव का एक शख्स था। वो था हमारा इंद्र सिंह बिस्जी, मेरा इंदा हम कहते थे। मैं जब पहले बार ब्लॉक प्रमुख बना तो इंदा ने मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया यहाँ से। उसके बोर्ड से, उसका बोर्ड भी एक था, उसके बोर्ड से प्रमुख बना। और आज मैं अपने उन मित्रों की उस मेहनत और त्याग से आज राजनीति ऊंचाई तक पहुँच पाया हूँ। और मैं उसको भी स्मरण करता हूँ। साथ ही आपसे आह्वान करता हूँ कि आप प्रश्न करना सीखिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। क्योंकि आप प्रश्न और आपकी चुप्पी, आपकी मौन को लोग गलत अर्थ निकालते हैं। और आने वाला समय बहुत क्रिटिकल समय है। सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हैं। 20 दिन में आपको बहुत बड़ा निर्णय लेना है।
या तो आपको 20 दिन में 2012 से 2017 जैसा काम चाहिए, या फिर आपको उस 20 दिन में 2017 से 2022 जैसा काम चाहिए। ये इसमें आपने तुलना करनी है, आपने विवेचना करनी है, और गुण अवगुण के, दोष और गुण के अवगुण के आधार पर आपको वोट देना है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा अपनी बात खत्म करते हुए, आप मुझको सिर्फ 20 दिन दीजिए, तन मन धन से मेरे साथ लगिए, मैं आने वाले 5 साल पूरे के पूरे आपको दूंगा। ये मेरा आप लोग से वादा है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।